नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। देश को साजिशों से बचाना है और पश्चिम की तरफ से पाकिस्तान से हो रही साजिशों से सावधान तो रहना ही है। इधर पश्चिम से सावधान रहना है तो पूर्व पर भी अब निगाह रखना है। ये क्यों कह रहा हूं मैं, और कैसे ये कट्टरता का सांप अब दो मुंह वाला हो गया है, ये भी आपको बताऊंगा आज की अड़ी इसी पर। लेकिन पहले जरा इस खबर की तरफ ले चलता हूं आपको। बांग्लादेश पूर्व का हिस्सा, जब मैं आपको कह रहा हूं पश्चिम की तरफ की साजिशें अब उनको एक तरीके से लागू किया जा रहा है, पूर्व से भी बांग्लादेश से भी। जरा देखिए क्या हो रहा है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का भारत विरोधी मार्च, भारतीय उच्चायोग में घुसने की कोशिश की गई। कट्टरपंथियों ने भारत विरोधी नारे भी लगाए। भारतीय उच्चायोग पर कट्टरपंथियों का हमला, भारतीय उच्चायोग की तरफ ये देखिए किस तरीके से कट्टरपंथी जा रहे थे और उनको बीच में रोका गया। ये मार्च करते हुए हाई कमीशन की तरफ जिस तरह से जा रहे थे, आप समझ सकते हैं बांग्लादेश के हालात इस समय क्या हैं। जब दूतावासों को निशाना बनाया जाने लगे, जब हाई कमीशन को निशाना बनाए जाने लगे, तो समझ लीजिए कि ना तो वहां अब डेमोक्रेसी बची है और ना ही किसी तरह की सिविलाइज सोच। और अगर ऐसा है तो जाहिर है कट्टरता का वो बीज जो पाकिस्तान में बोया गया, उसकी एक शाख, बड़ी मोटी शाख बांग्लादेश में भी निकल रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं पश्चिम से होने वाली साजिशों से सावधान रहना है, लेकिन पूर्व पर भी निगाह रखनी है। यही है वो पूर्व और पूर्व से आई खबरें जिससे मैं आपको सावधान कर रहा हूं। इसी का अगला पहलू आपको दिखाता हूं। देखिए जरा, पुलिस ने कट्टरपंथियों के मार्च को रोका, पुलिस ने बैरिकेडिंग करके मार्च को रोका। इस्लामिक कट्टरपंथियों का भारत विरोध, भारतीय उच्चायोग के बाहर जमकर हंगामा हुआ। इंडियन हाई कमीशन के बाहर ये हंगामे की तस्वीरें। यहां पर जब लोग बढ़ते चले आ रहे थे, ये कट्टर लोग लगातार आगे मार्च करके हाई कमीशन की तरफ जा रहे थे। आपको याद होगा जब शेख हसीना के खिलाफ वहां पर एक तरीके से रेबेलियन हुआ था, किस तरीके से वहां उनके आवास में घुस गए थे लोग, और फिर सोफा हो, उनके अंतःवस्त्र हो, सब कुछ लेकर बाहर निकलते हुए आपको लोग नजर आए थे। वहां की मानसिकता दिखाने वाली ये भीड़, इस भीड़ को बरगलाने वाली जमात और जमात को कंट्रोल करने वाली आईएसआई, ये पूरा खेल किस तरीके से, ये जाल किस तरीके से बुना जा रहा है, मैं आपको बताऊंगा। सैकड़ों इस्लामिक कट्टरपंथी प्रदर्शन में शामिल थे। यहां पर कट्टरपंथी जो विरोध करते हुए मार्च में आगे बढ़ रहे थे और इनका इरादा जाहिर है कमीशन में पहुंचने का और उग्रता के साथ तोड़फोड़ करने का था। उनको बैरिकेडिंग लगाकर रोका गया, लेकिन आने वाले दिन जाहिर है एक बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए और इन बातों को सुनिए। बांग्लादेश के हालात का अंदाजा लगाइए। वो बांग्लादेश जिसे बांग्लादेश बनाने में भारत की भूमिका है, वो बांग्लादेश जो पाकिस्तान की पकड़ से छूटने के लिए तड़प रहा था और तब उसे भारत ने ही सहारा दिया था, वो बांग्लादेश जिसकी अस्मिता बचाकर, उसका अलग वजूद बचाकर, वहां की संस्कृति की रक्षा करके एक अलग मुल्क बनाने की महत्वाकांक्षा को भारत के सहारे ही वहां के लोग पूरा कर पाए थे। आज देखिए वहां पर एक बड़े वर्ग को किस तरीके से कट्टर बना दिया गया है और ये बड़ा वर्ग यूनुस की सदारत में कट्टर होता जा रहा है और यूनुस किस तरीके से आईएसआई और पाकिस्तान के हाथों में खेल रहा है। और इन दोनों की डोर इस समय अमेरिका के हाथों में। ये क्यों समझा जा रहा है, क्यों अमेरिकन डीप स्टेट चाहता है कि भारत के दोनों तरफ अशांति रहे, भारत के पूर्व में भी और भारत के पश्चिम में भी, और इसके लिए आईएसआई का सहारा लिया जा रहा है। आगे मैं आपको बताऊंगा, मेरे एक्सपर्ट्स भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये खबर देखिए। भारत विरोधी प्रदर्शन के पीछे पाकिस्तान, बांग्लादेश मार्च के पीछे आईएसआई की प्लानिंग। पाकिस्तान उच्चायोग में मौजूद 3 आईएसआई अधिकारी, पाक उच्चायुक्त इमरान हैदर भी साथ मौजूद। आईएसआई अधिकारियों ने पल पल की जानकारी ली। वहां जब इस तरह की गड़बड़ चल रही है, आप देख रहे हैं इंडियन हाई कमीशन को निशाना बनाए जाने की कोशिश की जा रही है, उस समय आईएसआई के ये बड़े पदाधिकारी वहां पर, उनकी मौजूदगी ये बताती है कि ये सब खेल किसके इशारे पर खेला जा रहा है, कौन है जो डोरी खींच रहा है और कठपुतली नाच रही है। यहां ये जो सब आप देख रहे हैं, अब जरा देखिए, बांग्लादेश असल में एक मोहरा है, बांग्लादेश मोहरा है, लेकिन इस समय ये मोहरा गिरफ्त में है पाकिस्तान की। मुनीर असली चेहरा है। ये कैसे और क्यों कह रहा हूं मैं, जरा देखिए। यहां पर आप ये तस्वीरें तो देख ही रहे हैं, इन चेहरों को आप बहुत अच्छे से पहचानते हैं। इस चेहरे के बारे में आगे आपको बता दूंगा कि ये तो फ्रंट में आकर एक तरीके से फ्रंट फेस समझ लीजिए, जो इस समय बयानबाजियों के लिए अचानक सुर्खियों में है, लेकिन ये मोहरा बना हुआ है और डोर खींच रहा है ये। और इसको भी आप फाइनल मत समझिए, ये मत समझिए कि असल में इसी ने अपने हाथों में ये सारी डोर फंसा रखी है और ये कठपुतलियों को नचा रहा है। इसकी डोर कहां पर है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल देखिए, ढाका में भारत विरोधी मार्च निकाला गया। भारतीय उच्चायोग को घेरने की कोशिश की गई, बैरिकेडिंग लगाकर किसी तरीके से आगे बढ़ते लोगों को यहां पर रोका गया। कट्टरपंथियों ने दी भारतीय उच्चायोग बंद कराने की धमकी।
हाई कमीशन को हम बंद कर देंगे कहा। कट्टरपंथी जुलाई ओइक्या संगठन के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया। ये कट्टरपंथी जुलाई ओइक्या संगठन के पीछे असल में आईएसआई का हाथ है। 2 दिन पहले हसनत अब्दुल्ला ने दी थी पूर्वोत्तर को, यह है हसनत अब्दुल्ला, पूर्वोत्तर को तोड़ने की धमकी। यहां जो चेहरा आपको दिखाई दे रहा है, नेशनल सिटीजन पार्टी का नेता है ये हसनत अब्दुल्ला। अगस्त में ही नेशनल सिटीजन पार्टी का प्रतिनिधिमंडल इशाक डार से मिला था। इशाक डार जी, तो पाकिस्तान के नेताओं से मुलाकात और उसके बाद वो बयानबाजी जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। आईएसआई के इशारे में ही 28 फरवरी 2025 को नेशनल सिटीजन पार्टी लॉन्च की गई थी। आईएसआई ने इस पार्टी को बनाया। जमात 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 जमात, आप जानते हैं ये इतनी बदनाम हो चुकी है वहां कि अब जमात से हटकर कुछ नामों की जरूरत है ताकि उसके साथ वो जो बदनामी का एक तरीके से बैगेज है उससे छुटकारा पाया जा सके। इसलिए नए नामों से पार्टी लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन है काम क्या? वही कट्टरता वाला और वही गड़बड़ियां फैलाने वाला। भारत के अंदर गड़बड़ी फैलाने का मंसूबा यही यहां दिखाई दे रहा है। अब इस तरीके से ये सिर्फ जो पहले हम कहते थे 2 फ्रंट वॉर या 2.5 फ्रंट वॉर, अब ये दिखाई दे रहा है ये 3.5 फ्रंट वॉर होता जा रहा है। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच मेरे साथ आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं। प्रोफेशनल अमिताभ सिंह मेरे साथ इस चर्चा में हैं, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, आप जानते हैं। अमजद अयूब मिर्जा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप जानते हैं कि खास तौर से पाकिस्तान और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का हाल आपको बेलाग बताते हैं वो। इसके अलावा इमरान अली रियाज मेरे साथ जुड़ेंगे, अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, पाकिस्तान से जुड़ेंगे, पत्रकार हैं, कराची से हमारे साथ होंगे वो। और शुमैला सिद्दीकी जुड़ गई हैं, इस समय आपको दिखाई दे रही हैं, वो भी पाकिस्तान से जुड़ने वाली पत्रकार हैं, इस्लामाबाद से हमें इस चर्चा में ज्वाइन कर रही हैं। लेकिन उनके पास जाऊं उससे पहले देखिए, भारत के खिलाफ पाकिस्तान की यह जहरीली साजिश, उल्फा प्रमुख परेश बरुआ को ढाका लाने की कोशिश हो रही है। बरुआ के जरिए बांग्लादेश में पहुंच बनाने की कोशिश में पाकिस्तान। बरुआ अभी चीन के यूनान प्रांत में अपने ठिकाने पर है। बरुआ को लाकर कट्टरपंथियों की मजबूती चाहता है पाकिस्तान। बांग्लादेश में चुनाव से पहले पाकिस्तान की साजिश, बांग्लादेश में चुनाव, पूर्वोत्तर का विलेन बरुआ, पूर्वोत्तर का विलेन जो छिपा हुआ है यूनान में, चीन में, उसको बांग्लादेश लाए जाने की तैयारी। मतलब यह है कि भारत के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में गड़बड़ी फैलाने का मंसूबा, उसको पनाह कहां ले जाकर दी जाने वाली है? बांग्लादेश में। और यह सब करने वाला, यह सब शातिराना दिमाग किसका है? पाकिस्तान का। तो कुल मिलाकर आपको यह दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान किस तरीके से भारत के हाई कमीशन को एक तरीके से वहां उस तरफ मार्च कराकर भारत को एक संदेश दिलवाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने हालांकि इस पर ऐतराज जताया है। भारत ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को बुलाकर इस मामले में जवाब तलब किया है। लेकिन यहां पर देखिए, ये जो आपको एलिमेंट, न्यूज एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, ये ग्रैंड पिक्चर की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो मैक्रो पिक्चर क्या है, उसकी तरफ आपको ले जाता हूं। सबसे पहले शिवाज सर, आप क्या देख रहे हैं इसमें? हाँ देखो दिनेश, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर जो एक्शन हो रहे हैं, जिस प्रकार से सिचुएशन है, उसमें मुझे लगता है पाकिस्तान की आईएसआई इन्वॉल्व है, पाकिस्तान की आर्मी वहाँ पर अपने फुटप्रिंट बढ़ा रही है। जो परवेज बरुआ की बात की, क्योंकि मैं इनके अगेंस्ट ऑपरेट कर चुका हूँ, ये उल्फा के लीडर थे, ये पहले भूटान के अंदर इनके कैंप थे। इसके बाद जब हमने उनको बस्ट किया तो ये चिटागोंग हिल जो है जाके ये बांग्लादेश में आ गए। मगर जब शेख हसीना की गवर्नमेंट आई थी तो ये सारे के सारे जितने भी कैंप थे उनको उखाड़ दिया गया। और परवेज बरुआ, इससे पहले उसको पकड़ा जाए, वो चीन के अंदर भाग गया। जबकि राजकोवा नंबर 2 था उल्फा का, वो भारत को दिया गया और वो शांति प्रतिज्ञा में। कहने का मतलब ये है, आज की तारीख में ये भी सुनने आया है कि परवेज बरुआ यूनान से ढाका में आ चुका है और उसको अब तैयार किया जा रहा है कि जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के कैंप्स चिटागोंग में एक समय बंद हो गए थे, उनको रिवाइव करना है। NSCN-IM, NSCN खपलांग, PLA, उल्फा, इन जैसे ग्रुपों को दोबारा उकसाने की कोशिश की जा रही है बांग्लादेश में। दूसरा, लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी हैं, उनको भी फुट होल्ड मिल रहा है बांग्लादेश में। वो जो कि इंडियन एक प्रकार से स्टूडेंट्स हैं जो बांग्लादेश में पढ़ रहे हैं, उनको रेडिकलाइज करने की कोशिश है। इसके पीछे सारा का सारा, आप ये कह रहे थे, ये कार्रवाई किसने की? ये कार्रवाई अमेरिका ने कराई। अमेरिका, ये आप इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं सर। इसमें विलेन किसको माना जाए? इसमें विलेन बांग्लादेश उसको माना जाए, इसमें विलेन आईएसआई उसको माना जाए, या आखिरकार ये अमेरिकन डीप स्टेट है? अमिताभ सर देखिए, यहाँ पे अमेरिकन डीप स्टेट का एक वेस्टेड इंटरेस्ट है, पाकिस्तानी डीप स्टेट जो जहाँ डीप नहीं हो तो सब सरफेस पे है। और हसनत अब्दुल्ला, जिसका आप नाम मेंशन कर रहे थे, एनसीपी का लीडर है, 27 साल का वो लड़का है,
उसने ये बीड़ा उठाया है। जब उसकी पार्टी बनी तो एंटी इंडिया प्लेटफॉर्म पे वो आया भी था। जब मूवमेंट हुआ था शेख हसीना के खिलाफ, उस समय वो लीडर बना था, और इस समय वो चाहता है जितना एंटी इंडिया एलिमेंट्स खासकर नॉर्थ ईस्ट में है उनको मोबिलाइज करके जो कहता है कि 7 सिस्टर्स को हम इंडिया से अलग करेंगे, 7 जन्म से भी उसको ज़्यादा लगेंगे ये करने में। लेकिन ऐसा उसने इसलिए किया है कि पाकिस्तान के शह पे आप ये भी पाएंगे, न्यूज़ रिपोर्ट्स ये भी है कि आईएसआई के डिप्टी चीफ पाकिस्तानी एम्बेसी में काफ़ी दिन रुक के ये इन गतिविधियों का संचालन कर रहे थे। तो इसमें पूरी तरह से कंसेंसस है पाकिस्तानी डीप स्टेट, अमेरिकन डीप स्टेट का, कि किस तरह भारत को अस्थिर किया जाए, खासकर नॉर्थ ईस्ट में। शायद उनको पता नहीं है, उल्फा हिस्ट्री हो गई है हिंदुस्तान में। उल्फा के जितने एलिमेंट्स थे वो पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में अब आ गए हैं, वो प्रेस में है, यानी उन्होंने पूरी तरफ उस उल्फा को खत्म कर दिया है जो उल्फा परेश बरुआ या अरविंद राजखोआ का हुआ करता था। ऐसे में अगर वो उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद इनके पैदाइश से पहले ही वो खत्म हो चुका है। और असम में जो इस समय स्थिति है, तो सर आप ये इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि ये बुझे हुए अंगारों में फूंक मारी जा रही है, इसलिए मारी जा रही है कि शायद उनसे भारत को दहकाया जा सके ये आग। लेकिन फिर वैसे रुकती नहीं है। अमेरिका पहले ये देख चुका है, उसने पहले यही समझा ये आग, इससे एक जगह तक इसको महदूद करके अपने हित साधे जा सकते हैं। लेकिन फिर उसने ये भी देखा कि वो समझ रहा था जिसे किचन फायर, उससे अपना घर उसका जलने लगा। और 9/11 में ये बात मैनिफेस्ट हुई। लेकिन उसके बाद फिर से अमेरिकन डीप स्टेट इस बात को किनारे रखकर फिर से समझ रहा है कि एक जगह पर आग वो लगा लेगा, उससे अपने हित साध लेगा, अपने हाथ सेक लेगा और उन जगहों को झुलसा देगा जिसको वो चाह रहा है। फिर ये आग बुझती नहीं है। वहां क्या ये बात पाकिस्तान, जो कि ये कहता है कि हम आज खुद टेररिज्म के सताए हुए हैं, जहां बम बनाने का काम लगातार किया गया, अब जहां 2-4 बम फटने शुरू हुए वहां ये कहा जाने लगा है कि हम तो खुद टेररिज्म के सताए हुए हैं। इस तरह की गड़बड़ियों के बीज जब बोए जाएंगे भारत के लिए, भारत की साजिश के लिए, जब ये गड्ढे खोदे जाएंगे तो उसमें खोदने वाले खुद गिरेंगे या नहीं गिरेंगे, एक बड़ा सवाल है। हमज़द अयूब मिर्जा शुमैला सिद्दीकी के पास लेकर जाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान का ये उल्फा प्लान, ये बुझे अंगारों में फूंक, लेकिन ये फूंक मारने वालों की मानसिकता तो निश्चित रूप से दिखाता है। जरा देखिए पाकिस्तान का उल्फा प्लान क्या है। परेश बरुआ को बांग्लादेश लाने की तैयारी चल रही है, ये कोशिश चल रही है। जैसा मैंने आपको बताया कि इस समय उसने चाइना के ह्यूनान प्रांत में शरण ले रखी है। परेश बरुआ उल्फा सैन्य इकाई प्रमुख, और अभी इसका चीन में ठिकाना है। इसको लाए जाने की तैयारी की जा रही है बांग्लादेश में। बांग्लादेश से भारत के पूर्वोत्तर को डिस्टर्ब किए जाने का मंसूबा है। खबर यही है कि परेश बरुआ को बांग्लादेश लाए जाने की कोशिश है। परेश बरुआ जो कि उल्फा का सशस्त्र प्रमुख रहा है, चीन में अभी शरण में है, लाया इसलिए जा रहा है कि बांग्लादेश में इसको सुरक्षित पनाह दी जाए और आतंकी गतिविधियों को भारत के पूर्वोत्तर में बढ़ावा दिया जाए, भारत के पूर्वोत्तर को डिस्टेबलाइज किया जाए, विद्रोहियों को एक्टिव किया जाए। ये साजिश सीधे तौर पर जो दिखाई देती है, जो अगर आप ऑन द फेस ऑफ इट देखें, जिस तरह के आईएसआई के अधिकारी वहां जा रहे हैं, जिस तरह से ब्रिगेडियर्स वहां जा रहे हैं, जिस तरह से खुल्लम खुल्ला ये बात तक कही गई थी, आपको याद होगा पाकिस्तान की तरफ से बीते दिनों कि इस बार भारत पर जो हमला होगा वो पूर्व की तरफ से होगा। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश को किस कदर इस समय अपनी मुट्ठी में पाकिस्तान मान रहा है। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि ये सब जो चल रहा है ये भी असल में चल रहा है पाकिस्तान की तरफ से। शुमैला के पास मैं पहले जाना चाहता हूं। शुमैला, ये खुद पाकिस्तान भी महसूस कर रहा है, वहां की आवाम तो कम से कम महसूस कर रही है कि इस तरह के लोगों को बढ़ावा दिया जाना, जो इंसान को इंसान के खिलाफ खड़ा करते हैं, वो आखिरकार उस आग में उन लोगों के हाथ भी झुलसते हैं जो उसको आज रूप दे रहे होते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान में उतना परवेसिव, उतना अभी लोगों के बीच में नहीं गया है क्या कि वो अपने हुक्मरानों को भी कह सकें कि इससे बाज आ जाओ? मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि आप कहाँ की बात कहाँ मिला रहे हैं। आईएसआई के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो भारत जैसे मुल्क के ऊपर अपनी एनर्जी, अपना टाइम वेस्ट करेगा। वो अमेरिका के साथ, बाकी बड़े देशों के साथ, बड़े मुल्कों के साथ मिलकर दुनिया से दहशतगर्दी का खात्मा करेगा, अपने मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा करेगा और उनकी आंख में आंख मिला के देखा गया जो पाकिस्तान की तरफ बुरी आंख उठाएगा। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बांग्लादेश के मामलात में, बांग्लादेश हमारा भाई है, हमेशा से उस फर्क सिर्फ इतना है कि वो बंगाल से बांग्लादेश बना, मशरकी पाकिस्तान से एक आजाद मुल्क बना, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भारत ने बीज बोए हसीना वाजिद के थ्रू, और उन बीज का सदेबाप इस तरह हुआ कि आज चीजें एक्सपोज हो चुकी। अगर भारत की वजह से लगाई हुई आग, जिसकी वजह से बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो हमारा भाई है, हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं
और इंशाल्लाह ताला, और वक्त ने साबित भी कर दिया इतने सालों के बाद कि आज हम फिर एक पेज पे खड़े हैं। अगर कुछ लोग नाराज भी हैं तो उनको भी मना लिया जाएगा, लेकिन बड़ी शांति जो के ये साथ आग लगाने वाला काम भारत की तरफ से चल रहा है, और जो आप बहुत जी बिल्कुल, मैंने भी बड़ी शांति के साथ दिल पे पत्थर रख के आपकी तमाम वो फैब्रिकेटेड स्टोरी सुनी है जो आप लोगों के सारा दिन प्रोग्राम्स में होती है, और सवाए आप लोगों के पास सुबह से लेकर शाम तक पाकिस्तान के खिलाफ बात करने के कुछ कभी नहीं होता। कोई इतिहास आपको में पता है एक घटना आपके ऐसी नहीं है मुल्क में सुमेला जी। क्या गुर्बत है। सुमेला जी बिल्कुल सही आपके बात मुल्क कह रही हैं में आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं। ना 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 ना, अब जरा मेरी भी सुन लीजिए। काम ही नहीं करना। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि आईएसआई तो परोपकार के लिए बना हुआ एक संगठन है, पूरी दुनिया में उसके परोपकार के किस्से मशहूर हैं, और भारत के खिलाफ तो वो कभी सोचते भी नहीं है। आपकी बात नटशेल में ये है कि ये मैं फैब्रिकेट कर रहा हूं, इसका कोई वजूद नहीं है। ये मैंने कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा इसलिए हाँ मैं समझ गया मैम। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपने बहुत कम में बहुत पूरी कहानी समझा दी है, कि मैंने ये जो पूरी कहानी बताई है और पूरा तथ्यों के साथ रखा है वो सब मैंने जोड़ा तोड़ा है, इधर की बात उधर जोड़ दी है, जिसका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। और आईएसआई इतना मसरूफ है वहां इतना मसरूफ है पूरी आवाम के लिए काम करने के लिए और पूरी दुनिया में शांति फैलाने के लिए, तो उसके पास साजिश का टाइम नहीं है। बिल्कुल सही बात है। हमज़द अयूब मिर्जा के पास आपकी बात बिल्कुल ठीक है। को भड़काएगा जाके या बांग्लादेश, जब आपकी बात में दम होता है ना तो उसमें बोलते नहीं चला जाना होता, उसको चिल्ला के नहीं कहना होता। अगर आप सत्य और तथ्य पर खड़ी हुई हैं तो हो गया। नहीं, अब इसका देख लेते हैं ना, अब इसका थ्रेडबेयर एनालिसिस करते हैं। चिढ़ने की क्या बात है, मैं आपके सामने तथ्य रख रहा हूँ। और आप जो कह रही हैं आपने बहुत बड़ी बात कही है। आईएसआई के पास टाइम नहीं है भारत के खिलाफ साजिश करने की। हमज़द अयूब मिर्जा बिल्कुल बहुत फजूल। ठीक है, हमज़द जी से सवाल है आप लोगों के लिए। जी बहुत शुक्रिया। तमाम पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। देखिए, इन्होंने कहा कि बांग्लादेश हमारा पता नहीं भाई है, इस तरह की बात इन्होंने की है कि बांग्लादेश इनका भाई है। तो पहला सवाल तो ये है कि क्या अफगानिस्तान वाले आपका भाई नहीं है, जो अफगान आप किक आउट कर रहे हैं पाकिस्तान से, जिनके डॉलर खाते तो भी बिल्कुल सही कर रहे हैं। सुन ले बात, तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि जिसको इज्जत रास नहीं आती ना तो उसको आपके भाई हैं, तो उन भाइयों की बीवियों का, बेटियों का, माओं का, बहनों का जो पाकिस्तानी फौज ने बलात्कार किया लाखों की तादाद में, ये कैसा, अब मैं यहाँ गाली तो बनती है दे नहीं सकता, चैनल है वो क्या होता है जो भाई अपनी बहन का बलात्कार करता है वो आपको मुझसे बेहतर पता है। तो ये कैसा भाईचारा है जिसमें 30 लाख बंगाली आपने काट दिया क्योंकि वो आपको भाई मानने। सुन ले पहले, ठीक है ना, पहले सुन ले फिर जवाब। बात आवाज नहीं आ रही अभी। नहीं, आपने ये बात तो बल्कि अफगानिस्तान तो आप थोड़ा दूर ले गए। मैं तो कहता हूं क्या बलोच इनके भाई नहीं है? नहीं बलोच क्या खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले लोग इनके भाई नहीं हैं? क्यों नहीं है? ये वहां तो भाइयों के साथ क्या हो रहा है वो भी तो दुनिया देख रही है ना। लेकिन अब मैं इसको, क्योंकि ये बात कहीं और चली जाए, और इमरान रियाज भी मेरे साथ जुड़ गए। इमरान रियाज, बांग्लादेश के जरिए भारत में गड़बड़ी के तार अब इतने खुलकर सामने आ गए हैं कि इसको बताने के लिए बहुत सारे तथ्य रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप इसके पीछे जिम्मेदार किसको मानते हैं? क्या अमेरिका पाकिस्तान के जरिए खेल रहा है या पाकिस्तान खुद ये कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी, मुझसे आपने क्वेश्चन पूछा है? जी आपसे। अच्छा सर, बात बड़ी सादा सी है कि देखें, ये दुनिया का बड़ा रहनुमा उसूल है कि जीते हुए को सलाम किया जाता है, उसको जोहराने दिए जाते हैं, जिसे लंच कहा जाता है। पाकिस्तान अभी भी देखें, जो हमारे फील्ड मार्शल हैं सैयद आसिम मुनीर, वो लीबिया के दौरे पर हैं। उससे पहले फील्ड मार्शल को जो अमेरिकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो उनके लिए स्पेशल, ये जो अमेरिकी सदर की तारीख है, अमेरिकन की तारीख में पहले मरतबा उन्होंने किसी भी फौज के सरबराह को इस तरह लंच पे बुलाया और उनको इज्जत दी। और आप देखें कि जो आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, नरेंद्र मोदी साहब, वो उनसे मुझ पाते फिर रहे हैं अभी तक। ठीक है, वो डोनाल्ड ट्रंप का सामना नहीं कर पा रहे। जब डोनाल्ड ट्रंप उनसे ये कहने वाले हैं कि गाजा में हथियार उठा लेना, डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में एक ज्वाइंट फोर्स बनाई जाएगी और उसमें अपने लोगों को भी डिप्लॉय कर देना, ये खाना खिलाने के बाद ये कहा जाने वाला है उनसे इस नमक का वसूली भी होने वाली है। इतनी बुरी तरह ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद आप कह रहे हैं कि जो मजबूत होता है उसको सलाम किया जाता है।
मुझे एक चीज, नहीं, मुझे दो चीजें लगती हैं। नहीं, या तो मेक बिलीव वर्ल्ड में जीना, अपने ख्यालों की बनाई दुनिया में जीना आपकी आदत बन चुकी है। दुनिया से ना, और या फिर ये लग रहा है कि आपको सच्चाई से एकदम गुरेज है। अब जनरल सिवाज से जरा इसका ये जो बात कही जा रही है जनरल सिवाज, कि हम इतने मजबूत हो गए हैं असल में कि पूरी दुनिया में हमारा एहतराम किया जा रहा है, और यही हमारे बिछड़े हुए भाई को भी एहसास होने लगा है, इसीलिए बांग्लादेश से हमारी कुर्बत बढ़ रही है। जनरल सिवाज देखो, एक बात है, जरा आवाज नीचे कीजिए। अभी सुन ले आप, मैंने आपके सामने नहीं बोला। देखो, ये सच्चाई है, पाकिस्तान जो है एक प्रकार पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। पहले भी पाकिस्तान अमेरिका की गोद में बैठा हुआ था। उसने जो भी, अगर आप देखें कि जब अल जौहरी को मारा गया था काबुल में, तो आपके ड्रोन कहाँ से उड़े थे? वो भी पाकिस्तान से उड़े थे। अब जो पाकिस्तान ने ये गोली दी है, घुट्टी दी है अमेरिका को कि भाई हम क्रिप्टो करेंसी भी आपके साथ करेंगे, और ये क्रिटिकल मिनरल जो भी हैं हमारे बलूचिस्तान में, वो सूटकेस लेके गए हुए थे वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, कोई किसी टुकड़े दिखा रहे थे उसमें, आर्मी चीफ जो है कभी ऐसा नहीं करता कि खुद लेके जा रहा है। तीसरा, ये पासनी आइलैंड देने के लिए तैयार है। कहने का मतलब है पाकिस्तान पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, और यही है अमेरिका को सूट करता है। डोनाल्ड ट्रंप को क्रिप्टो करेंसी में उसके अब जो बिजनेस है वो फैमिली का है। नहीं, लेकिन कितनी बड़ी बात अभी सुमेला जी ने कही, उसके लिए कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। हाँ, मैं इतनी बड़ी बात कही कि आईएसआई को कहीं फुर्सत ही नहीं है भारत के विषय में, वो तो परोपकार के कामों में लगा हुआ है। अमिताभ सर, अमिताभ जी, आईएसआई के 10 जैसे मुल्कों के 7 स्टेट्स में घुसेंगी, हद होती है यार। अरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हद होती है। बोलते हैं ना कभी चिकन नेक के बारे में बात की गई है, ना कभी 7 सिस्टर्स के बारे में बात की गई है। बिल्कुल सही बात है, ये आसमान से निकाल के लाए हम लोग। पहले मेरा सवाल जिनसे है उनको जवाब देने दीजिए। सुमेला जी का ऑडियो डाउन कीजिए, सुमेला जी की बारी आने पे बोलेंगे वो। अमिताभ जी से सवाल है, अमिताभ जी बात कीजिए। आईएसआई के 10,000 मुलाजिम है पाकिस्तान में, वो क्या करते हैं सुमेला जी बता दें या कोई बता दे। क्या वो भीतरी तौर पे स्पाइंग करते हैं उनके लोगों पे? जो आईएसआई के चीफ थे, जो कप लेके प्याली लेके काबुल में खड़े थे, वो क्या कर रहे थे दूसरे देश में जाके? वो तो उनका देश नहीं था अफगानिस्तान में, जब 15-16 अगस्त को वहां पाए गए थे वो। तो इसी तरह ऑपरेट करता आया है आईएसआई, और इसी तरह यहां भी ऑपरेट कर रहा है। लेकिन एक बात तो बहुत क्लियर है, आईएसआई की जितनी भी मैकिनेशंस थी, मैकिनेशन जो कह लीजिए, उनमें सबसे प्रायोरिटी उसको इसीलिए मिली है कि भारत के खिलाफ उन लोगों को वो भड़काता है जो भारत के खिलाफ भड़क जाएं। और इस समय अफगानिस्तान का दुकान बंद हुआ है, बांग्लादेश की दुकान चालू हुई है। उस दुकान को चलाने के लिए, आईएसआई को चलाने के लिए एक बहुत अच्छा मौका मिला है बांग्लादेश में, क्योंकि उनकी भाषा बोलते हैं, उनकी जबान बोलते हैं। अब तो वो भाई हो गए, भाई का हाथ काट दिया गया था कई साल पहले, अब वो भाई हो गए। उनसे ये भी पूछा जाए, जो 92,000 ट्रूप्स ने सरेंडर किया था 1971 भाषा ही तो नहीं बोलते, भाषा ही तो नहीं बोलते वो वाली, इसी भाषा की वजह से तो अलग हुए थे। बिल्कुल, आज कट्टरता की भाषा जरूर बोलने लगे हैं, में भी तो वही भाषा बोली जाती है। लेकिन भाषा के आधार पर ही तो अलग हुए थे। सवाल यह है कि जहां पर अगर इस तरह का ब्लैंकेट स्टेटमेंट देके किसी गड़बड़ी में कोई हाथ नहीं है, आईएसआई को भारत के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं है। अब जरा इसमें अमजद अयूब मिर्जा, आपको वहां रहते हुए क्या दिखाई दिया? क्या पूरे अपने आवाम के लिए, परोपकार के लिए आईएसआई बनी हुई है? किस लिए बनी हुई है आईएसआई? नहीं, आईएसआई तो इस वक्त उसका जो रोल है वो किसी पाकिस्तानी से तो छुपा हुआ नहीं है, बाहर की दुनिया की मैं बात नहीं करता। देखिए, आईएसआई जबरी गुमशुदगियों में इन्वॉल्व है, जो बलूचिस्तान में इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हैं, जो म्यूटिलेटेड डेड बॉडीज मिलती हैं, वो आईएसआई और पाकिस्तान मिलिट्री उसमें इन्वॉल्व है। आईएसआई की सबसे बड़ी जो इस वक्त साजिश है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो इमरान खान की पार्टी है, उसको डिसमेंटल करने, डिसलॉज करने और उसको तहस नहस करने में लगी हुई है। आईएसआई पाकिस्तान का वो कैंसर है जो अब बांग्लादेश तक फैल गया है, और ये एक ऐसा कैंसर है जिसके लिए अब कीमोथेरेपी की जरूरत है। भारत के खिलाफ जहरीली साजिश, ये सुमेला जी को नजर नहीं आती, लेकिन ये साजिश देखिए मुनीर की। 2 महीने में नेवी के 2 अधिकारियों का ढाका दौरा हुआ है। चिटगांग पोर्ट पर ठिकाना बनाने की कोशिश हुई है। बांग्लादेश की नेवी पर प्रभाव बना रहा है पाकिस्तान। अगली खबर भी देखिए। ये सारे तथ्य मैं आपके सामने रख रहा हूं, मैं हवाई बातें नहीं कर रहा हूं, लेकिन उधर से हवाई बात हुई है। नहीं जी, इसमें तो कोई हाथ ही नहीं है, इतनी फुर्सत थोड़ी है। अगली खबर देखिए। बांग्लादेश के दौरे पर पहले भी गए थे 3 आईएसआई अधिकारी।
गुपचुप तरीके से आईएसआई अधिकारियों का ढाका दौरा, भारत विरोधी साजिश की प्लॉटिंग। फेक पासपोर्ट पर बांग्लादेश गए थे 3 आईएसआई अधिकारी। तो न सिर्फ यहां पर गए थे बल्कि अपनी इस विजिट को गुप्त रखने की भी कोशिश थी कि भारत को पता ना चले। अब जरा देखिए भारत विरोधी पाकिस्तानी साजिश का पर्दाफाश किस तरीके से हो रहा है। बांग्लादेश में पाकिस्तानी अधिकारियों का दखल बढ़ रहा है। 3 पाकिस्तानी जनरल 1 महीने ढाका में थे। भारत से लगी हुई सीमाओं का भी दौरा किया गया, लगातार दौरे हुए। बांग्लादेश दौरे पर पाकिस्तानी अधिकारी लगातार हैं। जो सीमा से घुसपैठ हो रही है उसमें, जो चिकन नेक या 7 सिस्टर्स को लेकर बातें हो रही हैं, वो साजिश हो रही है उसमें, बरुआ जैसे लोगों को लाकर बसाए जाने की जो प्लानिंग चल रही है उसमें, ये सब कुछ आईएसआई के जरिए हो रहा है। अब जरा देखिए बांग्लादेश में आईएसआई की भारत विरोधी साजिश। हाल ही में पाकिस्तानी नेवी अधिकारी कोमोडोर जिया का बांग्लादेश दौरा हुआ था। इनकार कर दें शुमेला इससे पहले पाकिस्तान नौसेना प्रमुख एडमिरल नवीद अशरफ भी ढाका पहुंचे थे। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास बांग्लादेश में सैन्य ढांचा बनाया जा रहा है। ये सारे फैक्ट्स हैं। लाल मुनिरहाट में एयरबेस पर रनवे और इंफ्रा का विस्तार यहां लगातार चल रहा है। बांग्लादेश पाकिस्तान चीन से ड्रोन और फाइटर जेट लेने की तैयारी में है। आईएसआई के 3 अधिकारी हाल ही में फेक पासपोर्ट पर ढाका पहुंचे थे। आईएसआई ने बांग्लादेश को एक किताब भी दी थी जिसमें नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश का हिस्सा बताया था। आईएसआई नॉर्थ ईस्ट में विद्रोह की साजिश में, उसको उकसाने में लगातार लगी हुई है। जनरल सिवाच, तो इधर से भी तो कोशिशें, ये सब अगर हम पढ़ पा रहे हैं तो भारत इसका मूक दर्शक तो नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई बोला दिनेश, हमको अंडरस्टेट नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से पाकिस्तान की आईएसआई बांग्लादेश के अंदर पैर पसार रही है, ये एक चिंता का विषय है। वो बांग्लादेश को तो खत्म कर ही देगा, उसकी इंटरनल डिसेंट बहुत बढ़ जाएगी बांग्लादेश में। मगर भारत के अगेंस्ट जिस प्रकार से वो एक प्रकार कार्रवाई करने की कोशिश करें, आपने ठीक बताया। ये एक जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसके पास में इन आईएसआई के जो लीडर थे उनको ले जाया गया। उसके बाद ये कहीं ना कहीं मिलिटेंटी एक्टिविटी को दोबारा स्टार्ट, मैं मानता हूँ नॉर्थ ईस्ट अब बिल्कुल शांत है, मगर ये कोशिश करेंगे कि इनको दोबारा अकवा के इनके कैंप बनाए जाएं चिटागोंग में। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो रोहिंग्याज हैं 12 लाख के करीब जो कोक्स बाजार में हैं, उनको आईएसआई रेडिकलाइज कर रही है, वो भारत की तरफ भेजने की कोशिश कर रही है। तो मुझे लगता है ये चिंता का विषय है और ये हमें बहुत तैयार रहने की बात है, क्योंकि पाकिस्तान आईएसआई जो है वो कुछ भी कर सकती है। वो बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश को इंडिया लॉक कंट्री बोला जाता है, तो 95% लैंड उसका जो बॉर्डर है वो भारत से मिलता है। इसका मतलब ये जितने भी सातों की सातों स्टेट हैं वो वल्नरेबल हैं। वहां पर इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है, इलीगल माइग्रेशन हो सकती है, रोहिंग्या आ सकते हैं इलीगली, और ये जितने भी कैंप जो चिटागोंग हिल में गायब हो गए थे उनको दोबारा बसाने की कोशिश कर सकता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं 3.5 फ्रंट कि पाकिस्तान तो है ही है, चाइना तो है ही है, बांग्लादेश भी जारी है, और इधर घुसपैठियों को शरण देने वाले, उनमें वोट बैंक देखने वाले लोग भी हैं। आगे देखिए ढाका में गुपचुप तरीके से खुल रहा है आईएसआई हेडक्वार्टर। ढाका के पास मौजूद एक बड़ा मदरसा अचानक बंद हो गया है। बंद मदरसे पर लगे थे कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के आरोप, और इसी मदरसे को आईएसआई ने आतंकियों का लॉन्च पैड बनाया है। बंद मदरसे को ही आईएसआई हेडक्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल का शक भी किया जा रहा है। तो पूरी दुनिया में पहले ये असल में एक्टर, डायरेक्टर, एक्सपोर्टर टेररिज्म का पाकिस्तान है, और फिर खुद को आतंकवाद का सताया हुआ भी बता देता है। देखिए शुमेला जी आपको बताएंगे, है ना शुमेला जी, बहुत परेशान है आतंकवादियों से पाकिस्तान। मुझे तो हंसी आ रही है आपकी सोच के ऊपर कि कहाँ की बात। मैं भी इसके ऊपर लिखती हूँ अपने पास, मेरे पड़ोस में। अरे आप ही के यहाँ से बोल रही है शुमेला जी, एक पाकिस्तानी बोल रहा है, दूसरा सुने तो सही। इमरान भाई चुपचाप रहिए, एक सेकंड, शुमेला बोल रही है। मैं बोलना शुरू हुई थी। हाँ आप ही से पूछा है मैंने, बोलिए शुमेला। आप भी लिख के दिखा देती हूँ, मेरे पड़ोस में से जो 2 राव के एजेंट निकले हैं और ये टीवी पे चल रहा है, इसका मतलब ये सच हो गया। ऐसा नहीं है कि आप जो भी लिखा हुआ पढ़ा रहे हैं तो ये मैंने लिख के यहाँ पे दिखा दिया है। आप किस दुनिया में रहती हैं? आपने कोई अपनी दुनिया बना ली है जिसके बाहर सोचने और देखने के लिए आप तैयार नहीं है। ये मेरे बनाए हुए तथ्य नहीं है, स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। अरे ये आप गूगल कीजिए, मैं कागज में लिख के नहीं बता रहा हूँ। सवाल करके आपके यहाँ इंटरनेट वगैरह, वैसे गरीबी बहुत है, लेकिन अगर फोन इंटरनेट वगैरह हो तो मेरे ख्याल से आप जुड़ी हुई हैं हमसे, मतलब यहाँ कुछ ऑनलाइन तो जुड़ने का तरीका है ये, मतलब आप ऑनलाइन खोज भी सकती हैं। आप मैं जितनी बार, आप मैं जो बातें कह रहा हूँ मैंने कागज में लिखकर नहीं बताई हैं।
आप उनको ढूंढ लीजिए, गूगल कर लीजिए, स्क्रीन पे चलाएं, फैक्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। प्रूफ के साथ चलाएं। अरे लिखी हुई मत फिर चलाएं, वही। प्रूफ चलाएं, वो पासपोर्ट भी दिखाएं जो आप देखने के लिए तैयार नहीं होंगी तो सच को मैं तस्करी में लाकर रख दूंगा, आप देख नहीं पाएंगी। वही कर रहा हूं और आप देख नहीं पा रही हैं। आप दिखाएं तो सही। लेकिन अमजद अयूब मिर्जा के पास अब जाऊंगा। अमजद अयूब मिर्जा, ये जो आप कह रहे हैं या जो मैं कह रहा हूं या जो तथ्य कह रहे हैं, वो सब के सब हम एक अपने कागज में लिख के अपनी स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, उनका कोई वजूद नहीं है। अमजद अयूब मिर्जा, देखिए, मुझे तो इनकी गुफ्तगू की समझ नहीं आती, इसलिए कि मैंने आज तक जितने भी पाकिस्तानी देखे हैं जो आते हैं यहाँ पे इंडियन चैनल्स पे, वो एक ही जुमले में उनको डिस्क्राइब किया जा सकता है, मैं ना मानूं। मतलब है अब कोई डीठ हो जाए, कोई बेशर्म हो जाए, कोई मतलब है कि मुझे समझ नहीं आती इन लोगों की कि ये हकायक सामने इनके नाच रहे हैं, नंगा नाच रहे हैं, हकायक कपड़े उतार के नाच रहे हैं, लेकिन ये कह रहे नहीं यहाँ तो कोई नहीं है, आईएसआई का तो कोई रोल नहीं है। भाई रोल नहीं है तो लपेटो उसको, वैसे ही आप लोगों के पास पैसे नहीं है तो इतना खर्चा आईएसआई पे क्यों कर रहे हैं? आईएसआई का कोई आपको छोटी मामूली हर जगह। हाँ देखिए, मेरी बात सुने, हम बदला तो नहीं मैं कहना चाहता, लेकिन जवाब जरूर मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि ये याद रखे पाकिस्तान के 7 सिस्टर्स में या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो किया जाएगा उसका जवाब बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में दिया जाएगा। बस इतनी बात आप पल्ले बांध ले, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि बलूचिस्तान जो है वो आपके हाथ से निकल चुका है। आईएसआई वहां नाकाम है, दुनिया की सबसे कहते हैं कि ये बेस्ट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है। आई थिंक इट इज द मोस्ट स्टूपिड, वीक एंड पावरलेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। और अब जो बात है कि एक बड़ी अच्छी बात हमारे अफगानिस्तान की दुकान बंद हो गई है और बांग्लादेश में दुकान खुल रही है, ये दुकान भी बंद हो जाएगी। वो नहीं मानेंगी, वो नहीं मानेंगी और ये भी नहीं मानेंगी। देखिए, किसी भी अगर मुल्क में, किसी भी मुल्क में अगर वहां की एजेंसीज ठीक से काम कर रही हैं तो वहां की उस मुल्क को पूरी तरह सुरक्षित होना चाहिए, उस देश को प्रॉस्पर करना चाहिए, प्लस उस देश की क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए पूरी दुनिया में। रोग स्टेट नहीं कहा जाना चाहिए। आईएसआई ने जो तमगा पाकिस्तान को दिलाया है वो है रोग स्टेट का, और वो इतना बड़ा तमगा है कि उस ट्रॉफी को लेकर शुमैला जी जैसे लोग इतने खुश हैं कि वो आईएसआई के खिलाफ कुछ सुनना गवारा नहीं कर सकते। बांग्लादेश में कट्टरपंथ के पीछे मुनीर हैं और यूनुस हैं। अगली खबर देखिए, मुनीर और यूनुस के बीच में एक सीक्रेट डील की बात हो रही है। यूनुस को सत्ता दिलाने की डील हो रही है, सोर्सेज बता रहे हैं। बांग्लादेश में आईएसआई को विस्तार मिलेगा, सोर्सेज बता रहे हैं। और इसमें किस तरीके से होगा, मुनीर और यूनुस की जो डील हुई है ये किस तरीके से आगे बढ़ेगी वो भी मैं आपको बताता हूं। असल में मुनीर ने यूनुस को यह कहा है कि सुनो, चुनाव एक तरफ, चुनाव की बातें तो हो रही हैं लेकिन तुम्हारी कुर्सी कायम रहेगी, बस यहां आईएसआई को विस्तार होने दो। यहां तुम्हारे जरिए जो हम करना चाह रहे हैं, गड़बड़ियां भारत में फैलाना चाह रहे हैं, उसके लिए हमको प्लेटफॉर्म दो। तुम चिंता मत करो, तुमको कुर्सी की चिंता है ना, कोई बात नहीं, तुम्हारी कुर्सी तुम्हारे लिए कायम रहेगी। अब अगर यह है प्रोफेसर अमिताभ, तो क्या वाकई ये चुनाव आने वाले दिनों में एक तरफ हो जाएगा? क्या इसी तरह आईएसआई के हाथों में खेलकर उधर यूनुस की कुर्सी बचे रहेगी और इधर से साजिश के लिए बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल होगा? देखिए, मोहम्मद यूनुस जब वहाँ के राष्ट्रपति बने थे या जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसके चीफ बने थे, उनका एक ही इंटेंशन था, शेख हसीना के समय से किसी भी तरह उनको प्रोमिनेंस दिया जाए। शेख हसीना वो बहुत अच्छी तरह जान गई थी, हालांकि मोहम्मद यूनुस नोबेल प्राइज़ विनर हैं, उन्होंने काफ़ी सामाजिक कार्य किया, ग्रामीण बैंक बनाया, उससे काफ़ी वहाँ सामाजिक उत्थान हुआ है, उसके बनिस्पत वो वहाँ लीडर बने थे और उनका कोई कारण नहीं, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी में वो इंडल्ज नहीं थे क्योंकि एक रिस्पेक्टेबल फेस थे। जब उन्होंने यूएस जाकर ये कहा कि इसके पीछे साजिश हो रही थी और ये बहुत पहले से चल रही थी, तब ये खाका लोगों को पता चला कि अच्छा इसके पीछे अमेरिका ही नहीं पाकिस्तान, आईएसआई भी इन्वॉल्व है। ये सर गजब का कनेक्शन आप बता रहे हैं जी। एक नोबेल लॉरिएट है जिसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जाग गई हैं और एक राजनीतिक व्यक्ति है जिसकी नोबेल वाली महत्वाकांक्षाएं जागी हुई हैं, और ये कनेक्शन देखिए इस तरीके से सामने आ रहा है। आगे खबर यह है कि सेना के साथ साथ पाकिस्तानी मौलानाओं की तैयारी है, प्रभाव बढ़ाने के लिए बांग्लादेश के ब्रेन वॉश की कोशिश अधिकारियों के अलावा नेताओं को भी भेज रही है आईएसआई। पिछले महीने बांग्लादेश गए थे मौलाना फजलुर रहमान, जिनको मौलाना डीजल भी कहा जाता है। बांग्लादेश पाकिस्तान के मुसलमान एक ही उम्मा। अब क्या इस उम्मा में अफगानिस्तान नहीं आता? अब क्या इस उम्मा में ईरान नहीं आता? अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करके वहां पर बमबारी की इजाजत दी थी।
उम्मा क्या सुटेबिलिटी से बदलता रहता है या इस्लाम को मानने वाला इनकी निगाह में उम्मा होता है? जनरल सिवाच। हाँ बिल्कुल, देखो दिनेश, ये उम्मा बोलते हैं कि ये आप देखें बांग्लादेश को अभी ये भाई बोलते हैं, ये वही पाकिस्तान है जिसने बांग्लादेश के अंदर 25 लाख के करीब लोगों को मारा और करीब करीब 30 लाख औरतों का रेप करा, 1 करोड़ के करीब लोग पलायन करके आज वो कहते हैं हमारे भाई हैं। अफगानिस्तानी ये आज उनको भाई नहीं बोलते क्योंकि अफगानिस्तान इनको मार रहे हैं। और ये जो आप बता रहे हैं सर, आपको बीच में इसलिए रोक रहा हूं, कुछ एक खबरें हैं, समय मेरे पास कम है, लेकिन उम्मा की हकीकत आपने बता दी है 2 लाइनों में। बांग्लादेश में आतंकी गतिविधियां बढ़ी, जैश लश्कर अंसारुल्लाह बांग्ला के संपर्क में। पिछले महीने ही लश्कर और एबीटी की मीटिंग हुई थी, लश्कर कमांडर सैफुल्लाह सैफ ने की थी मीटिंग। और अब जरा अगली खबर देखिए, बांग्लादेश बना पाकिस्तानी आतंकियों का नया अड्डा। भारत बांग्लादेश सीमा पर टेरर लॉन्च पैड, कट्टरपंथी युवाओं को बड़ी संख्या में ट्रेनिंग दी जा रही है। यहां बांग्लादेश में टेरर नेटवर्क का पर्दाफाश, बहुत जल्दी से दिखाइए टेरर नेटवर्क का किस तरीके से यहां पर्दाफाश हुआ है। पाकिस्तान समर्थित टेरर नेटवर्क बांग्लादेश में सक्रिय है। कट्टरपंथियों के साथ यहां गोपनीय बैठकें और नेटवर्किंग चल रही है। युवाओं को जिहाद का पाठ पढ़ा कर यहां भर्ती किया जा रहा है। लश्कर अंसारुल्लाह बांग्ला टीम मिलकर यह नेटवर्क बना रहे हैं। नवंबर में लश्कर कमांडर सैफुल्लाह ने की थी बांग्लादेश में मीटिंग। हाफिज के करीबी ने गुपचुप तरीके से बांग्लादेश भारत सीमा का किया था दौरा। अगली खबर देखिए, भारत के खिलाफ पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार का प्रोपेगेंडा। भारत में इस्लामोफोबिया की लहर, इशाक डार ने कहा। मुस्लिम महिला का हिजाब हटाने पर बोले इशाक डार, नीतीश कुमार की हरकत शर्मनाक, भारत में मुस्लिमों के साथ ज्यादती हो रही है इशाक। लेकिन अब देखिए यहां पर एक महिला के हिजाब के हटाने के संदर्भ में तो आलोचना नीतीश कुमार की भारत में भी हो रही है, लेकिन इसको इस्लामोफोबिया करार दे दिया जाना। अब पाकिस्तान की हकीकत देखिए, इस्लामोफोबिया है या कोई और फोबिया, आप तय करिए। पाकिस्तान में हिंदू मां बेटी का अपहरण, मां बेटी को घर के सामने से जबरन उठाया गया, मां बेटी दोनों को जंजीरों में बांध कर रखा गया। खैबर पख्तूनवा में पाकिस्तानी सैनिकों पर इधर इस बीच हमला की खबर है। इत्तेहाद उल मुजाहिदीन पाकिस्तान ने हमला किया है, स्नाइपर से चुन कर सैनिकों को गोली मारी है। पाकिस्तानी सैनिकों पर स्नाइपर अटैक का वीडियो आया है सामने। बुरी तरह पिटने के बावजूद प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान युद्ध पर शहबाज शरीफ का बयान, पाकिस्तान ने सबक सिखाया। शहबाज शरीफ भारत लंबे समय तक ये याद रखेगा कह रहे हैं। पाकिस्तान ने 6 फाइटर मार गिराए थे, शहबाज शरीफ ने कहा। आज के वो अपडेट्स जो आपको मालूम होने चाहिए वो आपके सामने मैंने रखे। किस तरीके से मां बेटी का उनके घर के सामने से, जो हिंदू मां बेटी है, पाकिस्तान में अपहरण किया गया। और 11 महीने के भीतर ये 73वीं ऐसी घटना है। 11 महीने के भीतर 73वीं ऐसी घटना जिसमें किसी हिंदू को या वहां पाकिस्तान में माइनॉरिटी को, किसी माइनॉरिटी को, वहां के किसी अल्पसंख्यक को अगवा किया गया, धर्मांतरण के लिए अगवा किया गया। और कह क्या रहे हैं, यहां नीतीश कुमार ने जरा रुख से नकाब क्या सरका दी है, उधर इस्लामोफोबिया का बहाना मिल गया है। आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूं। आज की चर्चा में कोशिश यह थी कि पाकिस्तान से जुड़े हुए सच को एक बार फिर से, और यह सच इसलिए रखना जरूरी है क्योंकि साजिशें भारत के खिलाफ पाकिस्तान से होती हैं।